नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा जो कि 6 सितंबर को आयोजित होने जा रही है, उसमें जिन्होंने भी फॉर्म भरा है तो उसमें से जो 90% जो सबसे ज़्यादा मैसेज या सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास अब तक, वो थी कि सर हमें डीबीएमएस का भी कॉन्सेप्ट जल्द से जल्द आप क्लियर करवाएं, इसके लिए भी क्लासेज जो है आप एडवांस लेवल की लेके आएँ। आपने सभी ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखाया, चैनल को 5K का जो फैमिली बना दिया है, आप सभी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं इसके लिए। और आप इसी प्रकार हमें आगे बढ़ाते रहेंगे, ये भी मुझे जो है पूर्ण आशा है। और हमने जो सूचना सहायक के लिए जो क्लासेज अपलोड की थी, जैसे ऊप्स के कॉन्सेप्ट की है, ऑपरेटिंग सिस्टम की है, फंडामेंटल्स की है, तो उसको आप सभी ने बहुत ही शानदार सपोर्ट दिया। और बेसिकली आप जब एग्जाम दे के आए तब उनमें से आप पॉइंट को इंडिकेट कीजिएगा, एज इट इज आपको जो है वहां पर वो पॉइंट देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इसलिए जो आज नए जुड़े हैं उनको भी बता दूं कि वो क्लासेस जरूर देख के जाइएगा आप, ठीक है ना। बहुत ही कम समय में आपकी क्लियर भी हो जाएगी और बहुत ही शानदार टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो मैं अभी आज से जो है इसके लिए जो है वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आज हम जो है डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं, ठीक है ना। डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन और डीबीएमएस के टाइप्स के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है ना। डीबीएमएस इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स, ठीक है ना, आज का हमारा टॉपिक यहां रहेगा। चलिए अब शुरू कर रहे हैं भाई इस टॉपिक्स को हम, ठीक है। तो देखिए बेसिकली डीबीएमएस के अंतर्गत देखिए, आप कोई भी बड़े लेवल का एग्जाम देने जाओ, ठीक है ना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो या फिर किसी भी आप बड़ी एमएनसी कंपनी के अंदर आप आईटी रिलेटेड जब किसी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पर जो है आपको डीबीएमएस से संबंधित यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन जो है वो 100% पूछा जाता है। आज से पहले कि कोई भी क्वेश्चन आप एग्जाम को उठा के देख लीजिए, उसके एग्जाम के पेपर के अंदर आपको डीबीएमएस के क्वेश्चन 100% देखने को मिलते हैं, क्योंकि आज का जो कंप्यूटर साइंस है उसके अंदर भले आप पहले का कंपेयर करें या आज करें, डीबीएमएस का वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है ना। इसलिए डीबीएमएस के क्वेश्चन आना जरूरी होता है, चाहे वो बोर्ड कक्षाओं के हिसाब से हो, चाहे आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से करो, या फिर आप किसी भी बड़ी कंपनी के लिए जो है इंटरव्यू देने जाए, वहां पर क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे मत मानिएगा कि भाई ये पढ़ेंगे तो हमारा कोई फायदा नहीं, 100% फायदा होगा इसका, ठीक है। तो मैं यहां पर इसका शुरू कर रहा हूं पॉइंट। भाई देखिए, कोई भी बड़ी कंपनी है, ठीक है, कोई भी बड़ी कंपनी हो, जैसे मैं यहां पर आपके कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, फेसबुक हो गया, ठीक है, चाहे इंस्टाग्राम आप मानो, या फिर आप कोई भी जैसे ट्विटर का मान लीजिए, या फिर आप ट्विटर मान लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट मान लीजिए, कोई भी बड़ी कंपनी मान लीजिए, प्रत्येक कंपनी का अपना जो है एक डेटाबेस सिस्टम होता है। क्या होता है? डेटाबेस सिस्टम होता है। अगर ये डेटाबेस सिस्टम उनके पास नहीं होगा, उनके कंप्यूटर में उनका जो है स्टोर करके नहीं होगा, तो ये नहीं पता कर पाएंगे कि मेरे पास कितने यूजर है और कौन से यूजर की क्या डिमांड है, कौन सा यूजर क्या डाटा स्टोर कर रहा है, कब प्राप्त कर रहा है, कब एक्टिव हो रहा है, कुछ भी उनको पता नहीं चलेगा। तो उनके ऊपर नजर रखने के लिए और उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए, उनके रिक्वेस्ट के ऊपर ध्यान देने के लिए डेटाबेस सिस्टम उनके पास होना जरूरी है, ठीक है ना। कोई भी सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करो, कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करो, उसके लिए या कोई भी वेबसाइट कुछ भी मानो, वहां पर डेटाबेस का वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब यहां पर डेटाबेस सिस्टम तो मैंने आपके सामने लिख दिया, ठीक है, लेकिन अभी देखिए आप बोलेंगे कि सर डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, लेकिन आप डायरेक्टली उस टॉपिक के ऊपर मत जाओ। पहले ये समझिए आप कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, ठीक है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा। अब मैंने रिलेटेड डाटा ही क्यों लिखा, तो इसका रीजन जानिए आप कि इंटरनेट के ऊपर देखो या आपके कंप्यूटर में देखो, डाटा तो बहुत सारे हैं, डाटा बहुत सारे इंटरनेट के ऊपर, उनको हम डेटाबेस नहीं कहेंगे। डेटाबेस उन्हीं को कहेंगे जो उस कंटेंट या उस कंपनी से रिलेटेड हैं। जैसे फेसबुक का डेटा है तो उसका काम माइक्रोसॉफ्ट में कोई नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का जो डाटा है उसका यूज यहां पर नहीं हो रहा, तो इनको हम डाटाबेस नहीं कहेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के जो यूजर हैं उनका जो डाटाबेस है, जो डाटा है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस सिस्टम में स्टोर किया जाएगा,
ठीक है ना। ये कंपनी अपना एक डेटाबेस सिस्टम रखती है जिसमें जो यूजर का डाटा आता रहता है, अपडेट होता रहता है, वो उसमें स्टोर करती रहती हैं, और जो अब काम का नहीं होता उसको वापस डिलीट करती रहती है। तो ये डेटाबेस सिस्टम इनके पास होना जरूरी होता है। अब आपको यहां पर बता दिया है डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस क्या होता है आपको एक सामान्य अर्थों में बताया जाए तो डेटाबेस जो है उस कंटेंट या उस कंपनी से संबंधित डाटा का जो समूह होता है वो आपका रिलेटेड डाटाबेस कहलाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप एक स्कूल है या कोई एक यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं। अब उस यूनिवर्सिटी का नाम है ABC, ठीक है, और एक कोई स्कूल है, जैसे स्कूल का कोई नाम भी रख देते, जैसे यहां पर महावीर नाम से कोई स्कूल है, ठीक है ना। अब इस स्कूल का डाटा यहां पर काम नहीं आएगा भाई, क्योंकि इस स्कूल में कोर्स अलग है, टीचर्स अलग है, इनका पढ़ाने का जो वो सिलेबस है वो अलग है, टाइमिंग अलग है, सब कुछ फीस स्ट्रक्चर अलग है, तो वो यहाँ पर काम कैसे आएगा भाई। यूनिवर्सिटीज का टाइमिंग अलग रहता है, फीस स्ट्रक्चर अलग रहता है, सब कुछ अलग है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि डाटा जो रिलेटेड डाटा का जो कलेक्शन होता है, रिलेटेड डाटा का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उसी को ही हम डाटाबेस के नाम से परिभाषित करेंगे। तो यहां पर आपका ये पॉइंट क्लियर हो चुका है डेटाबेस क्या होता है। तो डेटाबेस को आप बेसिकली ये कहेंगे कि एक रिलेटेड डाटा का समूह होता है। चलिए, तो यहां पर इंट्रोडक्शन में ये हमने जान लिया है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इस डेटाबेस को भी जो है हम दो भागों में बांटते हैं। देखिए डीबीएमएस तो बहुत बाद की बात है, इसको अगर आपने ध्यान से नहीं समझा तो आप यहां पर जो है कीचड़ में फंस जाएंगे। ये डायरेक्टली सभी लोगों का होता है कि अभी ज्यादातर जो मैसेज आ रहे हैं कि सर एमसी करवा दो, वो करवा दो। अरे यार, अभी आपको थ्योरी क्लियर नहीं है, आपका बेस क्लियर नहीं है, आप सीधा एमसीक्यू में जाओगे तो वहां तो सिर्फ क्वेश्चन और वो आ रहे हैं। तो जो भी आप इस प्रकार से तैयारी करो, मैं कहता हूं कि वो आपके गलत आपका जो है वे है, क्योंकि आपका अभी तक बेस क्लियर नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वहां पर एमसीक्यू करने का कोई मतलब नहीं है। एमसीक्यू तभी क्लियर किए जाते हैं जब आपका बेस क्लियर होता है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूं डेटाबेस के ऊपर अगेन। तो देखिए डेटाबेस जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, यानी डेटाबेस को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा? पहला होता है आपका स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस, और दूसरा होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस। स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस और अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस। अब इनको दो भागों में क्यों बांटा है, ये होते क्या है, इसको भी इजी वे में समझ लीजिए। स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस का मतलब होता है कि ऐसा डेटा जिसको किसी एक फिक्स फॉर्मेट में या किसी ढांचे में स्टोर किया गया है, ठीक है ना, किसी फिक्स फॉर्मेट या ढांचे में स्टोर किया गया है, उसको हम स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस बोलते हैं। इसको बेसिकली आप एक और नाम से भी जानते हो, ठीक है ना, जिसका नेम है आपका RDBMS। आपने सुना होगा रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो वो रिलेशन जो है, ये रिलेशन आपका इसको इंडिकेट करता है स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस को, ठीक है ना। तो ऐसा डेटा जिसको स्टोर करने के लिए एक फिक्स ढांचा या प्रारूप तैयार किया होता है, उसको हम स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसका ढांचा वगैरह ये हमें समझ में नहीं आया, तो इसका मेरा मतलब जो है यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब हम डाटा को सेव करते हैं तो आपने देखा होगा कि बेसिकली जो है वो टेबल के रूप में सेव होता है। जैसे ये नेम हो गया, ये एज हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पर जैसे जेंडर हो गया, ठीक है ना। जैसे नेम ये ABC कर दिया हमने, एज हमने जैसे यहाँ पर 22 कर दिया, जेंडर यहाँ पर जैसे मेल कर दिया। तो मतलब ये एक इस प्रकार से हम जो है इसको एक स्ट्रक्चर में सेव कर रहे हैं। भाई एक स्ट्रक्चर है, अगर ये इधर उधर बिखरा रहता तो आपको पता चलता है क्या कि ये कौन सा कॉलम है। अब जैसे नेम है ABC आ रहा है, तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कैरेक्टर प्रकार का डेटा इसमें इंटीजर प्रकार का है, ठीक है, कैरेक्टर प्रकार, तो ये आपको पता चल रहा है। यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर है, तभी आपको पता चल रहा है कि इसमें इस प्रकार का डाटाबेस जो है वो स्टोर किया जा रहा है। अब देखिए मैं आता हूं यहां पर अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस में। देखिए पहले स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस का अगर उदाहरण माने आप, ठीक है ना, कहां पर यूज होता है, तो देखिए आपकी जो यूनिवर्सिटीज होती है, स्कूल मान लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, तो उन सभी में जो डाटाबेस होता है वो आपके टेबल के रूप में जो है सेव होता है। और ये आपके जो है, जैसे आप भारतीय रेलवे का उदाहरण देख लीजिए, आप जब रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो आपको देखो बेसिकली एक ब्लैक स्क्रीन लगी होती है, इसके ऊपर ट्रेन का नेम, उसका जो
डिपार्चर और अराइवल टाइम वगैरह सारा कुछ जो है, टाइमिंग वगैरह जो भी है, कब वो वहां से जाएगी कब आएगी, तो सब कुछ एक टेबल के फॉर्म में स्टोर होता है। तो बेसिकली वो आपका स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस कहलाएगा। ठीक है। अब अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस का मतलब होता है ऐसा डेटा जिसको स्टोर करने के लिए कोई फिक्स जो है प्रारूप या ढांचा नहीं होता है, उसको किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में और कहीं पर भी हम स्टोर कर सकते हैं। वो बेसिकली आपका कहलाता है अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस। अब आप बोलेंगे सर ऐसा तो डेटाबेस होता ही नहीं है। होता है, और आज के समय में 90% यानी 90% जो है इसी डाटाबेस का यूज किया जाता है। ये नहीं है कि भाई इसको यूज नहीं किया जा रहा है, यूज तो ये भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा आज के टाइम ये हो रहा है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई ऐसा डेटाबेस भी होता है क्या। तो देखिए आपके सामने सिंपल सा एग्जांपल है, आप सभी यूज करते हैं वेब पेज। क्या है? वेब पेज। कैसे हुआ ये? आपने वेब पेज को देखा होगा, कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाता तो उसमें कभी इमेज नीचे आ जाती है, कहीं यहां पर आ जाती है, कभी टेक्स्ट यहां लेके आ जाते तो कभी यहां लेके आ जाते हैं, इमेज वीडियो यहां पर कभी आ जाता है तो कभी वीडियो यहां पर आ जाता है। मतलब उसके ऊपर आपको कोई फिक्स ढांचा नहीं है। कोई आप बोल सकते हैं क्या कि मैं बोल देता हूं कि भाई ये एक पेज है, वेब पेज, ठीक है, आपने सोच लिया कि यहाँ फोटो आएगी, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आएंगे, यहाँ पर वीडियो आएगी, यहाँ पर साइड में आपके कुछ एनिमेशंस के जो ऐड होंगे वो होंगे। ये फिक्स कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो आप। कोई नहीं फिक्स कर सकता, क्योंकि हर कंपनी की डिमांड अलग होती है, उनकी डिजाइन अलग होती है, डेवलपर का आइडिया अलग होता है। तो ये आपके अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस में आता है। ठीक है। तो यहां पर आपका ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। एक ढांचे के अंदर स्टोर करना स्ट्रक्चर्ड, और बिना ढांचे का यानी कोई फिक्स नहीं इसका स्ट्रक्चर, कहीं पर भी कुछ भी डाला जा सकता है डाटा। देखिए आप जैसे फेसबुक के ऊपर जा रहे हो तो उसमें भी फिक्स नहीं होता, क्योंकि डाटा तो यूजर तो डाटा अपलोड करता रहता है, चेंजेस होता रहता है। तो कभी वीडियो यहाँ आ जाता है, कभी डाटाबेस यहाँ आ जाता है, कभी लोगो यहाँ पर आ रहा है, तो वो कुछ अनस्ट्रक्चर्ड रूप में है। तो वो आपका इसका एग्जांपल होगा अनस्ट्रक्चर्ड डाटाबेस में। तो बेसिकली आपका यहाँ पर ये डीबीएमएस का इंट्रोडक्शन और टाइप जो है वो क्लियर होता है। साथियों एक यहाँ पर देखिए डीबीएमएस के कई सारे उदाहरण भी हैं। जैसे आपको अगर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का देखा जाए, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट का कॉर्पोरेशन का आपके एसक्यूएल सर्वर आपने सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर बनाए जा चुके हैं, ठीक है ना, एसक्यूएल सर्वर। और यहां पर देखिए आपका अगर ओरेकल का अगर देखा जाए, ठीक है, अभी मैं आगे और इसके अंदर डिस्कस करूंगा, भाई ध्यान रखिएगा। ओरेकल का आपके जैसे 9i है, 11c है, 12th है, आपका माई एसक्यूएल है, ये आपके सारे जो हैं इसके हैं ओरेकल के, ठीक है ना। और आईबीएम का भी एक डाटाबेस सिस्टम बना सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है DB2। तो ये सारे के सारे इसके उदाहरण है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस के, ठीक, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। अब देखिए आपको ये सारा कुछ समझ में आ चुका है। अब मैं कंप्लीटली इस पॉइंट पे आ जाता हूं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। आपको ये तो पता चल गया डाटा को किस रूप में स्टोर करते हैं और ये इनको अलग अलग क्यों भागों में बांट रखा है। अब आप ध्यान से समझिएगा डीबीएमएस होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर आप ये देख लीजिए बेसिकली कि डीबीएमएस क्या होता है। तो अब देखिए स्ट्रक्चर्ड हो चाहे अनस्ट्रक्चर्ड हो, उसको डाटा को स्टोर तो कर दिया हमने, ठीक है। अब जब देखिए कोई यूजर जो होगा वो सर्वर पर, ठीक है ना, ये सर्वर है हमारा, इसके ऊपर कोई डाटा को स्टोर कर रहा है, ठीक है ना, कोई डाटा को स्टोर कर रहा है, तो इसके ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा। तो अन्य जो यूजर होंगे वो क्या करेंगे, जैसे ये यूजर है, यूजर है, यूजर है, ये सभी क्या करेंगे, इस डाटा को एक्सेस करेंगे, इस डाटा को प्राप्त करेंगे और क्या करेंगे, उसका पर या तो कभी इंसर्ट का काम करेंगे, या आपका अपडेट का काम करेंगे, या डिलीट का काम करेंगे। तो ये बेसिकली जो है इसके ऊपर जो है ये वर्क करेंगे। कभी या तो डाटा कुछ नए डालेंगे, ठीक है, या पूरा ही नए डालेंगे, या फिर अगर कोई गलत जैसे एज डाल दिया हमने कोई वेबसाइट में गलत, तो कभी आपको मिलता है ना करेक्शन का टाइम मिलता है आपको। जैसे मान लीजिए आपने कोई गवर्नमेंट भर्ती का फॉर्म भर रखा है, ठीक है, तो अब उसने फॉर्म भरा था, तो आपको होता है हर एक फॉर्म भरा जाता है तो उसमें कुछ दिन बाद आपको उसमें करेक्शन का भी टाइम मिलता है कि आप उसमें अपने सब्जेक्ट को आपने गलत भर दिया या आपका नाम गलत हो गया, तो उसमें करेक्शन का भी टाइम मिलता है। तो आप वहां पर बेसिकली अपडेशन करते हैं। और डिलीट का मतलब कोई रॉन्ग एंट्री हो चुकी उसको पूरा डिलीट करें, तो ये सारा कुछ इसके ऊपर करते हैं। इन सभी वर्क्स को हम क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपरेशन कहते हैं। इन ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम तैयार किया हुआ है। इन ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए, यानी जब यूजर आ रहा है तो अपडेट,
तो अपडेट ही उसका वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं कि बीच में डिलीट हो गया, तो एकदम प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है। क्या बनाया गया? एक सिस्टम बनाया गया है। उस सिस्टम को हम DBMS कहते हैं, यानी डेटाबेस मैनेज करने वाला सिस्टम, डेटाबेस को मैनेज करने वाला सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, DBMS। और इससे पहले हमने जो है डाटाबेस के बारे में जाना है। तो ये होता है एक बेसिक से आगे बढ़ने का प्रोसेस। अब आपको ये समझ में आ चुका है डेटाबेस क्या होता है? संबंधित डाटा का समूह। ठीक है ना, जैसे आप ABC कंपनी में काम करो तो ABC कंपनी किस कंपनी का काम, मतलब वो किसका काम कर रही है? जैसे LCD बनाने का काम कर रही है, तो LCD बनाने से संबंधित जो भी डेटा है या जो खरीद रहे हैं यूजर, जो भी काम कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जो डाटा होगा वही जो उसका माना जाएगा। आप किसी सॉफ्टवेयर फर्म में काम कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो वर्क कर रही है, जो उससे रिलेटेड जो यूजर है, वही जो आपका डाटाबेस कहलाएगा। अदर डाटा जो होगा वो आपका डाटाबेस में स्टोर नहीं होगा। ठीक है, तो रिलेटेड डाटा, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा इज कॉल्ड डाटाबेस। ठीक है, उसके बाद हमने डाटाबेस को दो भागों में बांटा, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है ना, ऐसा डाटा जिसको स्टोर करने के लिए कोई एक फिक्स ढांचा या स्ट्रक्चर बना होता है, स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस। ऐसा डाटाबेस, ठीक है ना, या ऐसा डाटा जिसको स्टोर करने के लिए कोई फिक्स ढांचा या स्ट्रक्चर नहीं है, उसको अनस्ट्रक्चर्ड। उसमें वेब पेज आ जाएगा, इसमें आप कोई भी वेबसाइट या कोई भी कंपनी के बारे में बता सकते हैं। उनका जो भी डाटा होता है वो टेबल के रूप में स्टोर होता है, जिसमें अब देखिए स्ट्रक्चर डाटा में फायदा ये होता है कि जब भी हमें कोई फाइंड करने की जरूरत होती है, हमें आसानी से उस डाटा का फिक्स मिल जाता है, जो भी डाटा उसका फाइंड करके अपन को रिजल्ट मिलना है। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने बता दिया कि भाई आप जब भी कोई कंपनी हो गई या कुछ भी मान लीजिए, वो जब डाटा को सर्वर पर स्टोर करती है तो यूजर क्या करेंगे? उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। एक्सेस करेंगे क्यों? कुछ ना कुछ वर्क करना होगा। तो वर्क में जैसे इंसर्ट कर सकते हैं, वो अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसके अलावा तो काम करते नहीं। तो इन सभी को वर्क को जो है हम ऑपरेशन कहते हैं, और इन्हीं ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बना होता है जिसको हम DBMS कहते हैं। तो ये आज का हमारा चैप्टर फर्स्ट हो चुका है, जिसमें हमने DBMS का इंट्रोडक्शन और उसके टाइप्स के बारे में जाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है आपके, ठीक है ना, तो वो 2 टायर और 3 टायर आपके जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में, और साथ ही हम स्कीमा के बारे में भी जानने वाले हैं। तो ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।